दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजीव प्रताप और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा YouTube चैनल द खबरीलाल। आज फिर हाजिर हूं एक और बड़ी खबर के साथ। खबर में आगे बढ़ने से पहले बस इतना सा ही कहूँगा कि आपको हमारी किसी भी खबर से कोई शिकायत है तो हमें अपना मैसेज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलते हैं अब खबर की ओर। खबर बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि आपने थंबनेल देखा है। राहुल गांधी के आश्रय कांग्रेस जिस राजनीति को साध रही है, ऐसी राजनीति आजादी के बाद से कांग्रेस ने कभी नहीं की। तो क्या कांग्रेस इस दौर में बदल रही है और आने वाले वक्त में कांग्रेस बिल्कुल नई परिस्थितियों के साथ उभरकर सामने होगी? और दूसरी तरफ बीजेपी के हिंदुत्व के सामने ऐसा संकट इससे पहले कभी नहीं आया, जो संकट पिछड़ा राजनीति के दांव के जरिए इस दौर में राहुल गांधी ने खड़ा कर दिया है। तो क्या बीजेपी भी 2024 के चुनाव आते आते बदलने की परिस्थिति में खुद को लाकर खड़ा कर देगी? क्योंकि यह दो ऐसे रास्ते हैं जो भारत की राजनीति को आने वाले वक्त में सियासी तौर पर मथेंगे, वोट बैंक के तौर पर मथेंगे और राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद लोकसभा के चुनाव को लेकर शायद एक नई राजनीति और शायद किसी नए चेहरे के आश्रय कोई नई परिस्थिति इस देश के भीतर में बीजेपी के जरिए ही खड़ी तो नहीं हो जाएगी? यह सारे सवाल हैं, लेकिन इन सवालों तले जो प्रमुख मुद्दे इस दौर में छुपे हुए हैं वो राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर हैं। क्योंकि 1952 के बाद से अगर कांग्रेस की राजनीति को आप समझना भी शुरू करें तो भी आप समझ नहीं पाएंगे कि जिस आइडिया ऑफ इंडिया का जिक्र होता है उस दायरे में मौजूदा कांग्रेस राजनीति कहां फिट बैठती है। जो आजादी के आंदोलन के बाद से कांग्रेस ने इस देश के भीतर में जो भी राजनीति अपनी सहूलियत के लिए या अपनी जीत के लिए रखी, उस दायरे के भीतर में मौजूदा राजनीति कहां टिकती है? इस देश के भीतर में सबसे बड़ा मुद्दा वह भी कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए कौन सा हो सकता है? क्या वाकई इस दौर में नफरत की राजनीति का जिक्र हो या इस दौर में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, जिसको बीजेपी इस देश में अपने वोट बैंक के लिए मथती चली आई, अब उससे भी हटकर एक नई राजनीति ने जन्म ले लिया है और उसकी अगुवाई मंडल से निकले हुए राजनीतिक दल या छत्रप नहीं कर रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा उग्र तेवर में और कहीं ज्यादा रेडिकल होकर राहुल गांधी जब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि इस देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी का है, पिछड़े वर्ग की भागीदारी और उसकी जनसंख्या का मुद्दा है। जरा सुनिए आज उन्होंने कहा क्या। देश के सामने एक ही मुद्दा है, कास्ट सेंसस। ओबीसी कितने हैं और उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, ये हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार है, पहला काम ये हम करके दिखाएंगे। इस सवाल को तो उत्तर प्रदेश या बिहार के नेताओं के जरिए साधा जाना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी जिस तेवर के साथ पिछड़ा तबके का जिक्र कर रहे हैं, उनकी जनसंख्या का जिक्र कर रहे हैं और उनकी भागीदारी सत्ता में कैसे हो, इसको लेकर ही लगातार अपनी हर रैली में बोल रहे हैं, तो मसला यह भी है क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस की नई राजनीतिक जमीन बिहार और उत्तर प्रदेश में इंतजार कर रही है? और क्या भारत की राजनीति करवट ले रही है, जिसके भीतर मंडल और कमंडल की राजनीति जब निकल कर आई तो इस देश में राजनीति की दो धाराएं थी, लेकिन पहली बार कांग्रेस या राहुल गांधी ने एक ऐसी धारा को पकड़ा है जिसके जरिए हिंदुत्व के सामने भी मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि अभी तक वह जिस 80-20 का खेल खेल रही थी, अगर उस 80-20 के खेल में हिंदुत्व को लेकर सामने पिछड़ा वर्ग की राजनीति खड़ी हो जाए और वह भी कांग्रेस जो राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वह खड़ा करे और राहुल गांधी खड़ा करें, तो क्या एक झटके में हिंदुत्व का सवाल जो बीजेपी साधती है वह भी कहीं हाशिए पर चली जाएगी? क्योंकि ध्यान दीजिए, बीजेपी को 38% वोट 2019 में मिले थे, उस 38 में से 22% वोट ओबीसी के थे, क्योंकि 44% ओबीसी के वोट बीजेपी के पक्ष में पड़े थे और जनसंख्या के लिहाज से लगभग 50% आबादी इस देश में ओबीसी की है।
तो जरा बीजेपी के भीतर अगर 22% वोट बिल्कुल। ओबीसी के मिले और ओबीसी खुद के सवालों को लेकर, चाहे वो आरक्षण के जरिए हो, चाहे सत्ता में भागीदारी हो, चाहे नौकरशाही में भागीदारी हो, अगर इन सवालों को लेकर एकजुट हो जाता है, और पहली बार राहुल गांधी अब ये कहने से नहीं चूकते हैं कि हमारे 3 मुख्यमंत्री तो ओबीसी हैं, जबकि बीजेपी के तो एक ही मुख्यमंत्री ओबीसी हैं। तो फिर ओबीसी के साथ खड़ा कौन है? और अगर बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को इसमें जरा सा मिला दीजिएगा तो आपके जहन में यह सवाल जरूर होगा कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं, एक वक्त लालू यादव थे। समाजवादी पार्टी के नेता एक वक्त मुलायम सिंह यादव थे, अभी अखिलेश यादव हैं। और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार है, उसके बाद की लकीर कहीं नजर आती नहीं है। तीनों दरअसल ओबीसी के भीतर दबंग जातियों से निकलकर आते हैं, और बीजेपी ने इस दौर में ओबीसी को अपने अनुकूल करने के लिए इसी ओबीसी के भीतर कमजोर ओबीसी और दबंग ओबीसी के बीच में लकीर भी खींची, और कई तरीके से इस लकीर को खींचा गया। तो क्या कांग्रेस और राहुल गांधी के जरिए आने वाले वक्त में यह राजनीति इंडिया के भीतर खड़े उन तमाम क्षत्रपों के लिए भी परेशानी का विषय है, या फिर कांग्रेस इतनी दिलदार होगी जहां वो समझौता करते हुए आगे बढ़ते चले जाए और अपनी राजनीतिक जमीन को भी मंडल के आश्रय निकले हुए क्षत्रपों के हवाले कर दे? बड़ा बेरुखा सा ये सवाल है, लेकिन आइए एक एक परिस्थिति को जरा परखने की कोशिश कीजिए। इस दौर में इंडिया खड़ी है, लेकिन इंडिया और कांग्रेस, इन दोनों को जरा समझिए, क्योंकि कांग्रेस की पहचान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से निकलकर हुई है, और तमाम विपक्षी दलों को जब यह लग गया कि अब कांग्रेस के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि इस देश के भीतर मुस्लिम वोट बैंक का सवाल है। मुस्लिम वोट बैंक का सवाल इसलिए था क्योंकि बीजेपी ने मुस्लिमों को अपनी पार्टी में कहीं जगह नहीं दी, उम्मीदवार नहीं बनाया, हाशिए पर ढकेल दिया, उनकी नागरिकता को लेकर सवाल खड़े किए। ये सारे सवालों के बीच मुस्लिम बीजेपी से अलग हुआ, लेकिन वो बटा हुआ था। लेकिन जब उसे समझ में आ गया कि एक तरफ कांग्रेस है और वो अगर राजनीतिक तौर पर शिरकत करे तो देश में दिल्ली की सत्ता पलट सकती है, तो तमाम, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वह शरद पवार ही क्यों ना हो, इस बात को वो समझ गए कि भारत की राजनीति अंगड़ाई ले रही है, और इस दौर में उसके नायक राहुल गांधी है, जो भारत जोड़ो यात्रा से निकले। और ध्यान दीजिए, कांग्रेस ने पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर उस राजनीतिक दल को बीजेपी की बी टीम करार दिया जो उनके साथ खड़ी नहीं थी। उसमें ध्यान दीजिएगा तो AIMIM हैदराबाद की पार्टी, वह भी बी टीम है, खुले तौर पर राहुल गांधी ने कहा। TRS जो BRS है, वह भी बी टीम है, खुले तौर पर कहा। कांग्रेसियों को परखिएगा तो वो आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल को भी बी टीम बताने से कोताही नहीं बरतते हैं। और इस दौर में छत्रपों को अगर परखिएगा तो उसमें नवीन पटनायक हो या जगन रेड्डी हो, यह भी बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, यह भी किसी से छुपा नहीं है। और दूसरी तरफ ममता की पार्टी हो या आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो या जेडीयू हो, ये सारे दबाव के जरिए कांग्रेस के साथ खड़े हैं। शरद पवार कहां पर हैं, किस रूप में कल खड़े होंगे, कोई नहीं जानता है। शिवसेना एक झटके में 180 डिग्री के ठीक विपक्ष में आकर खड़ी हो गई है। कल तक कांग्रेस उनके साथ हो सकती है, यह कोई नहीं सोचता था, लेकिन आज की तारीख में शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की पहली जरूरत कांग्रेस है। बात इसके आगे की है। राहुल गांधी अभी तक सरप्राइज इवेंट के जरिए लगातार कभी ड्राइवर के साथ नजर आते थे, कभी खेत खलियान में नजर आते थे, कभी कुलियों के बीच गए, पिछले दिनों वो कारपेंटर के बीच गए, लेकिन सरप्राइज इवेंट से बात बनेगी नहीं। बनेगी जब कांग्रेस का कैडर सक्रिय हो जाए, और कांग्रेस का कैडर सक्रिय हुआ था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो क्या राहुल गांधी इस दौर में अब ये समझने लगे हैं कि दरअसल एक दूसरी यात्रा छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान निकल जाए तो तीनों राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय हो जाएगा? क्या यह आइडिया के तौर पर काम कर रहा है, या आने वाले वक्त में यह एक यात्रा नजर आएगी इन 3 राज्यों से होकर? अगर यह परिस्थिति है तो उसके समानांतर एक दूसरी परिस्थिति है। वह जिस ओबीसी कार्ड को मध्य प्रदेश में उछालते हैं, छत्तीसगढ़ में उछालते हैं, राजस्थान में उछालते हैं,
इन तीनों जगहों पर ओबीसी की राजनीति प्रभावित वहां की सत्ता की राजनीति और संसदीय राजनीति को नहीं करती है। तो क्या राहुल गांधी की ओबीसी का दांव की असल परीक्षा बिहार और यूपी में होनी है, जिसको लेकर खौफ है इन दो राज्यों में छत्रपों के बीच? अगर राहुल गांधी यहां पर आए और ओबीसी के मुद्दे को उसी कहीं एग्रेसिव होकर उठाएं, तो कहीं उनके लिए मुश्किल तो नहीं हो जाएगी? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि मंडल की राजनीति से निकले हुए छत्र मुश्किल हो सकती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आते हैं। और इन तीनों राज्यों के भीतर आप ध्यान दीजिए तो ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई जिक्र नहीं करता है कि हम ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं या हम ओबीसी को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को ओबीसी जरूर कहा। बीजेपी के अध्यक्ष ने ओबीसी का तमगा बार बार घुमाया, लेकिन सवाल अब सबसे बड़ा है कि जातिगत जनगणना और आरक्षण में ओबीसी की भागीदारी और इस देश के भीतर में तमाम नौकरियों को लेकर ओबीसी का सवाल। तो क्या ओबीसी का सवाल उस हिंदुत्व के सामने आकर खड़ा हो गया जिस हिंदुत्व के साथ वोटों का ध्रुवीकरण अपने अनुकूल करने के जरिए बीजेपी जीत जाती थी? क्या यह मुश्किल सबब है? दूसरा सवाल, क्या वाकई एक ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें ओबीसी और अपर कास्ट, जिस अपर कास्ट को बीजेपी रिप्रेजेंट करती है और अपर कास्ट इस बात को कहता है कि कम से कम आरक्षण ऐसा ना इस देश के भीतर में हो जाए कि उसके सामने मुश्किल हालात पैदा होते चले जाए, इसीलिए एक वक्त आरएसएस भी आरक्षण के साथ नहीं खड़ी थी। यह एक परिस्थिति ने बीजेपी की समूची राजनीति को मत दिया। एक तरफ 80-20 का खेल था, यानी धर्म या सांप्रदायिकता के आश्रय वोट का ध्रुवीकरण, और दूसरी तरफ सोशल इंजीनियरिंग को करना, जिसका जिक्र सबसे पहले वाजपेयी जी के दौर में गोविंदाचार्य ने किया था, जब वो उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रभावी हुआ करते थे और प्रभारी रहते वो चीजों को समझ गए। इन दो राज्यों की राजनीति को जाति के आश्रय ही साधा जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी के पास इतनी ताकत नहीं थी, वह उस रूप में नहीं बढ़ पाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के प्रचारक नरेंद्र मोदी और इस दौर में सबसे कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी इसके आगे इसलिए गए क्योंकि वह अपना राजपाट छोड़ने को तैयार नहीं है। अब इसके बाद लौटिए कि बीजेपी का अपना वोट बैंक 1986 में उसके पास जो 1996 में जो रसूखदार ओबीसी है उसका 22% वोट गया, जो कमजोर ओबीसी था उसका 17% वोट आया। 2014 में रसूखदार ओबीसी जो दबंग जातियां हैं 30% वोट आता है, लेकिन कमजोर ओबीसी का 43% वोट आता है। और 2019 यानी पिछले चुनाव में 40% वोट जो है रसूखदार ओबीसी का आता है, तो 48% कमजोर ओबीसी का आता है, यानी 44%। यानी 2009 में 22% ओबीसी बीजेपी के साथ था जब अडवाणी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे, और 2019 में मोदी के दौर में यह 44% हो गया। अगर ओबीसी छिटक जाता है तो बीजेपी का वोट बैंक बिल्कुल, और अगर ओबीसी हिंदुत्व के आश्रय खुद को खड़ा ना कर जातीय आधार पर खड़ा करता है तो फिर बीजेपी का वोट बैंक कहां गया? यह वो परेशानी का सबब सामने आकर खड़ा हो गया है। और पहली बार अगर ध्यान दीजिए तो गोदी मीडिया अपने तौर पर जिस सर्वे और ओपिनियन पोल के जरिए चीजों को दिखा रहा है, उसने भी बीजेपी को हराना शुरू कर दिया है। और वो इस बात को समझ गया है कि दरअसल अब बीजेपी के गले की हड्डी हिंदुत्व भी है और ओबीसी का सवाल भी है। वो वोटों का समीकरण कैसे साधेगी नहीं पता है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की मुश्किल यह है कि एक तरफ इंडिया और छत्रप वह लोग हैं जो ओबीसी राजनीति को करते हुए सत्ता प्राप्त करते हैं, उन्हें उसी से टकराना है क्या? और यह सवाल राहुल गांधी के सामने भी बड़ा है। लेकिन फिर लौटिए इस पर, अगर बिहार में आरजेडी और जेडीयू अगर कास्ट सेंसस और जातिगत जनगणना या जाति सर्वे के आश्रय राजनीति को साध रहे हैं, तो ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव भी जातिगत जनगणना का सवाल उठा रहे हैं। जो भी रैली हो, कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर हो, सम्मेलन हो, सब में जातीय आधार पर, और वह भी ओबीसी और पिछड़ा के तौर पर चीजों को उठा रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी ने जो ओबीसी कोटा महिला आरक्षण के जरिए, जातिगत जनगणना जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी इतनी भागीदारी के जरिए, और ओबीसी वोटरों की गोलबंदी शुरू कर दी।
सवाल यह है कि ओबीसी का वोट बैंक एक वक्त कांग्रेस के साथ था। मंडल की राजनीति ने कांग्रेस के हाथ से वो वोट छीन लिए, राज्यों की सत्ता गायब हो गई और एक नई परिस्थिति में भारत की राजनीति में जब नरेंद्र मोदी शिखर पर हैं और ऐसी राजनीति साधते हैं जहां एक तरफ राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म हो, दूसरी तरफ हिंदुत्व का जिक्र वो लगातार करते चलें और तीसरी तरफ सोशल इंजीनियरिंग भी करें, इसको छत्रप नहीं साध पा रहे थे, जिसको कांग्रेस ने साधना शुरू कर दिया और बीजेपी अपर कास्ट और ओबीसी के बीच आकर अटक गई। अब सवाल है कि बीजेपी की रणनीति क्या ओबीसी के कमजोर तबकों को उसने उठाना शुरू किया जिससे रसूखदार कहीं बंटते चले जाएं? इसीलिए ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश में यादव माइनस ओबीसी, हरियाणा में जाट माइनस ओबीसी, महाराष्ट्र में मराठा माइनस ओबीसी, यानी ओबीसी को लेकर जो निचला तबका है वो बीजेपी के साथ खड़ा हो जाए और वो ना छिटके, इस लकीर को बीजेपी ने बाखूबी खींचना शुरू कर दिया। लेकिन जब राज्यों के ओपिनियन पोल गोदी मीडिया पर रेंगने लगे और ये बताने लगे कि बीजेपी हार रही है, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, और छत्तीसगढ़ का जिक्र तो कभी किसी ने किया ही नहीं, तो इसके बाद 2014 की परिस्थिति क्या होगी कोई नहीं जानता। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कांग्रेस को अब अपने आप से टकराना है, उसको छत्रपों से नहीं टकराना है, बीजेपी से नहीं टकराना है, क्योंकि आइडिया ऑफ इंडिया के भीतर ओबीसी वोट बैंक यह जिक्र तो नहीं था। और इन सब से हटकर सबसे बड़ी बात यह है, ध्यान दीजिए तो 5-6 चीजें इस देश में रेंगती है: हिंदुत्व, नेशनलिज्म, कास्ट, ओबीसी और मुस्लिमों का सवाल और मुस्लिमों का वोट बैंक बतौर फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरेस्ट के तौर पर कांग्रेस के साथ आकर खड़ा हो गया। लेकिन अगला सवाल यह भी है कि कांग्रेस मुस्लिमों के सवाल पर कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि आरोप उस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का लगता है। अब क्या इसी राजनीति को साधते वो बिहार यूपी में ओबीसी का सवाल उठाएगी? तब तो कांग्रेस कहीं का नहीं रहेगी। तो कांग्रेस जैसे ही एग्रेसिव होती है, पहला अटैक मंडल की राजनीति पर आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इसका दूसरा सच यह भी समझना होगा कि बिहार और यूपी में, और खासतौर से यूपी में 50% से ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ा, वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। और बिहार के भीतर भी कमोवेश यही स्थिति है, क्योंकि जो आंकड़े बहुत साफ तौर पर बतलाते हैं वह एक बात को इंडिकेट करते हैं कि बिहार के भीतर बीजेपी 23% वोट अगर ले जाती है तो जनता दल यूनाइटेड साथ खड़ी थी तो उसको भी 21% वोट मिले। जो रामविलास पासवान की पार्टी थी उनको भी 7.5-8% वोट मिले। दूसरी तरफ आरजेडी ओबीसी के तौर पर है लेकिन उसको 15.5% वोट मिलते हैं। तो क्या जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी और कांग्रेस तीनों एक साथ आकर खड़ी हो जाए और उसमें कांग्रेस के राजनीतिक जमीन कम दी जाए तो क्या वाकई बीजेपी हार जाएगी? यह एक ऐसा सवाल है जो अब छत्रपों को सोचना है और कांग्रेस को भी सोचना है। कांग्रेस अपने कैडर को सक्रिय करके अपनी राजनीतिक जमीन का पैमाना कैसे बढ़ाएगी? अब यह नई बार्गेनिंग की स्थिति इन 3 राज्यों के बाद निकलकर बिहार यूपी में रेंगने लगेगी। तो क्या उससे पहले राहुल गांधी उन राज्यों में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। देर हो जाएगी तो उस राजनीतिक जमीन को और अपने कैडर को सक्रिय करने की परिस्थिति में नहीं आएंगे, क्योंकि जहां पर राहुल गांधी इस दौर में सक्रिय है या कांग्रेस जहां पर सक्रिय है उसमें ध्यान दीजिए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। गहलोत और बघेल दोनों ही ओबीसी हैं, लेकिन दोनों चाहकर भी खुद को ओबीसी नहीं कह सकते हैं। वजह क्या है? वजह बहुत साफ है कि यहां की राजनीति और यहां की जातीय समीकरण, मसलन राजस्थान के भीतर में जो ओबीसी है वो 44% जरूर है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए तो शेड्यूल कास्ट 18% है, शेड्यूल ट्राइब 13% है, जाट 12% है जो कांग्रेस के पक्ष में नहीं बीजेपी के पक्ष में होगा, गुर्जर 9% है जो वहां पर अपने तौर पर मौजूद हैं। सचिन पायलट तो उनके साथ खड़ा है लेकिन उनको कुछ मिलता नहीं है और यही वो सवाल है, कुछ मिला नहीं तो अब गुर्जर वोट जो है वो कहां जाएगा? और टोंक में रमेश विधोड़ी को यूं ही नहीं भेजा गया, विधोड़ी भी गुर्जर हैं और ये सबको पता है कि टोंक के भीतर की अगर राजनीति को आप समेटिएगा तो लगभग 10% वोट वहां मुस्लिमों का है, लेकिन आपस में जो गुर्जरों का वोट है वो अगर बंटने की स्थिति में आकर खड़ा हो गया तो मुश्किल हो जाएगा। टोंक की 4 में से 3 सीटें कांग्रेस जीती
लेकिन गुज्जर वोट एक साथ एक मुश्त जाता है कांग्रेस के पास और जाट वोट एक साथ जाता है बीजेपी के पास, इसीलिए बीजेपी वहां एक सीट पर जीत जाती है। सवाल पहली बार ये है कि अगर राजनीतिक तौर पर बीजेपी के समानांतर कांग्रेस ओबीसी का सवाल खड़ा कर रही है तो क्या ये वहां के मुख्यमंत्रियों के लिए भी मुश्किल सवाल है? क्योंकि छत्तीसगढ़ के भीतर अगर आप ध्यान देंगे तो छत्तीसगढ़ में ओबीसी 38% है, लेकिन दूसरी तरफ आदिवासी 31% है। और आदिवासी खुद बघेल खुद को आदिवासी बताने से गुरेज नहीं करते हैं, लेकिन खुद को ओबीसी बताने से वह खामोश हो जाते हैं। जैसे ही ओबीसी बताएंगे तो ओबीसी में कई जातियों का समावेश है और उन जातियों को वो साध पाना उनके लिए मुश्किल है। बनिस्पत कुल को छत्तीसगढ़ी आदिवासी कहकर आगे बढ़ाना उनके लिए आसान है। गौंड जाति से ही लगभग 20-22% वोटर है वहां। तो क्या इस राजनीति को साधने के लिए राहुल का जो सरप्राइज फैक्टर अभी तक होता था और कांग्रेस के पास कोई लॉन्ग टर्म प्लान नहीं था, तो क्या लॉन्ग टर्म प्लान के तौर पर भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि ओबीसी का इशू आ गया है? और ओबीसी का इशू अगर आ गया है और हिंदुत्व को लेकर यह संकट में बीजेपी को डाल रहा है तो यह सवाल इंडिया के भीतर कैसे उभर कर आएगा, यह भी एक मुश्किल हालात है। बिल्कुल। 3 सवाल जो सबसे बड़े सवाल है, क्योंकि समूची राजनीति अगर विपक्ष की देखिए तो राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही आकर घुमड़ रही है। और राहुल गांधी की पूरी राजनीति को परखिए तो वह ओबीसी वोट बैंक के आसरे एक नई राजनीति को कांग्रेस के जरिए मथने की दिशा में ले जाना चाह रही है। ये मंडल और कमंडल का पार्ट 2 नहीं है, ये भारत की राजनीति में कांग्रेस के ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, जहां उसे पहली बार समझ में आ गया कि अगर वह वोट बैंक की राजनीति से किनारा करेगी तो आने वाले वक्त में वो कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। खतरे की घंटी। तो क्या ये खतरे की घंटी उन छत्रपों के लिए है जो इंडिया में साथ तो खड़े हैं लेकिन अपने राज्य में कांग्रेस को जमीन देने को तैयार नहीं? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, बीजेपी जिस हिंदुत्व के आसरे इस देश के भीतर में वोटों का ध्रुवीकरण करती थी, क्या वाकई ओबीसी इस रूप में जागृत हो सकता है या नफरत की राजनीति इस दौर में इतनी व्यापक हो चली है कि उसने जमीन तक इस बात को पहुंचा दिया है कि जाति छोड़ो, जरा अपने आप को पहले हिंदुत्व के आसरे सहेजना तो सीखो। तो क्या ऐसी स्थिति ये दूसरे सवाल के तौर पर है जहां पर अब इसका परीक्षण इन चुनावों में होना है? बीजेपी जीत गई तो इस रास्ते चल पड़ेगी, लेकिन हार गई बदल जाएगी तो फिर 2024 के चुनाव से पहले वो बदल जाएगी। और तीसरी परिस्थिति खुले तौर पर इंडिया के बीच की है। इंडिया की कोई राजनीतिक दल, कोई नेता आपको ना तो सक्रिय दिखाई देगा इस देश की राजनीति में मोदी को साधने के लिए, सामने खड़ा होने के लिए। कांग्रेस के भीतर का भी कोई नेता आप इस रूप में उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ राहुल गांधी को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो क्या राहुल गांधी की परीक्षा इन 3 राज्यों से होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद ब खुद उनको मोदी के सामने खड़ा कर देगी, या फिर मोदी इन 3-4 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद एक बीजेपी और संघ के लिए भी एक सवाल बन जाएंगे कि कैसे चुनाव जीता जाए और कैसे 24 में सत्ता मिल जाए? इसका कोई प्रोग्राम है या नहीं है, या सिर्फ सबको बदल डालो और एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं करेगी, यही रास्ता एकमात्र बचा है क्या? इन 3 सवालों के आसरे इस देश की राजनीति पहली बार करवट ले रही है और उसके केंद्र में कांग्रेस का अपना परिवर्तन है और उसके भीतर राहुल गांधी की अपनी राजनीतिक समझ, सोच और उसको वोट बैंक में तब्दील करने की परिस्थितियां हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। आप समझ गए होंगे कि आज हिंदुस्तान की राजनीति कहां और किस तरह से चल रही है, किन जातियों के वोटों पर चल रही है और आने वाला समय कहां किधर करवट लेगा, यही सब चीज़ें। बस आपसे छोटी सी गुजारिश कि जिस तरह से आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा है, बस इसी तरह से आगे मिलता रहे। जल्द मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ, तो बने रहें मेरे साथ, यानी द खबरीलाल के साथ। जय हिंद, जय भारत।